Hello everyone, welcome to eSmart Learning. Today this will be the last class of basic concept और इस chapter के बाद we will start with the heads of income heads. We will start with the chapter salary. तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, कुछ ही 2-3 टॉपिक्स हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू टू क्वेश्चंस ऑन जिसके बेसिस से आप ये समझ पाएंगे कि टैक्स हम कैसे निकालते हैं। कि जो स्लैब रेट लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि टैक्स स्लैब रेट जो होता है तो उसमें जो भी रेट्स दिए हैं, जो इनकम लिमिट होती है, उस बेसिस से आप कैसे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो वो चीजें हम बताएंगे। और इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो हम सब चीज के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स से टॉपिक्स इतने अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं कि आप और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं यू नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली. You need to practice it from the study material provided by ICAI, the practice manual, and you और आप mock test भी के भी पेपर्स भी सॉल्व करिए लास्ट ईयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड. आपको जहां से नेट से या जहां से भी जो भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप वो सारे क्वेश्चंस को लगाइए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिवाइज एंड प्रैक्टिस इन टेक्स्ट बिकॉज इट्स वेरी वास्ट. ओके, सो आज का टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी विल स्टडी इज अकाउंटिंग मेथड. अकाउंटिंग मेथड क्या होते हैं? अकाउंटिंग मेथड टैक्स में 2 टाइप्स के होते हैं. व्हाट आर दीज टाइप्स? द फर्स्ट इज मर्केंटाइल सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कैश सिस्टम. मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम. मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम किस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं? जब वो इनकर होते हैं हमारे. जैसे कि आपने परचेज किया लेकिन आपने उधार पे लिया, तो जब आपने परचेज किया तो उसी समय आपका क्या हो गया? एक्सपेंस वो हो गया, परचेज हो गया. तो वो जो ट्रांजैक्शन है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा. कैसे? एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस. आपने अभी पेमेंट नहीं किया, जब आप पेमेंट करते हो उसका एक्चुअल पेमेंट दे के जब सामान आप ले रहे हो तो इट विल बी कंसिडर्ड इन द कैश सिस्टम. लेकिन जब आप जैसे उधार पे या जस्ट इट रिकॉर्डिंग इट एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट transactions, then it will be known as mercantile system. Okay, so in mercantile system, recording of income and expenditure at the time of occurrence. Okay, profit under this system is profit actually earned during previous year, though not necessarily realized in cash. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका कि द प्रॉफिट इज एक्चुअली अर्नड. ये आप प्रॉफिट आप एक्चुअली अर्न करते हो. ये जरूरी नहीं है कि आपने उसको रियलाइज किया हो, लेकिन आपने उसको अर्न किया है. तो ये अर्न किया है तो और यू आर रिकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस, देन इट विल कम अंडर दिस मर्केंटाइल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट है हमारा कैश सिस्टम. कैश सिस्टम इट सिंपल है कि जब आपका रिसीट होगा या जब आप पेमेंट करोगे तब उस टाइम आप जब रिकॉर्ड करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो कैश सिस्टम होता है. आप कैश देके सामान ले रहे हो, आप कैश में सेल कर रहे हो, तो आपको जो रिसीट हो रही है आप कैश के बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ट्रांजेक्शन्स को, तो वो कैश सिस्टम कहलाता है. ओके, तो ये था हमारा अकाउंटिंग मेथड. और इसमें कुछ और भी बातें हैं जो हम अभी आपको बताएंगे कि इफ मर्केंटाइल सिस्टम इज फॉलोड, द इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल एंड एक्सपेंडिचर ऑन ड्यू बेसिस. मैंने अभी वही बताया कि इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्रू, जब वो हमारा एक्रू होता है, रियलाइजेशन के बेसिस पे नहीं होता है. जब वो हमारा एक्रू होगा इनकम, और एक्सपेंस जो है हमारे ड्यू बेसिस पे. जैसे रेंट है, आपका मंथली रेंट है, हर महीने की 10 तारीख को आपका रेंट ड्यू हो जाता है. तो यहाँ पे ड्यू बेसिस पे अगर आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो दैट विल बी मर्केंटाइल सिस्टम. लेकिन अगर जैसे रेंट है, उसी रेंट को अगर आप कैश सिस्टम पे, जब कि मतलब 5,000 हम इस दिन पे कर रहे हैं तो हम उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर कैश सिस्टम. ओके, so if mercantile system is followed, the income will be calculated on accrual and expenditure on due basis.
If cash system is followed, then income will be calculated on receipt and expenditure on payment basis. कैश सिस्टम में क्या रहेगा कि ये रिसीट और पेमेंट जब आप लोगे तब आप रिकॉर्ड करोगे, जब आप पैसा किसी को दोगे, एक्चुअल कैश किसी को दोगे तब रिकॉर्ड करोगे. ओके, तो CBDT, its Central Board of Direct Tax, has notified the income disclosure and tax accounting standards by notification number 32/2015 dated 31st March 2015. Okay, these standards are applicable for computation of income chargeable under the head profit and gain from business or profession or income from other sources, and not for the purpose of maintenance of books of account. It's just for your knowledge purpose. Okay, now let's come to the next topic. Next topic is amalgamation. Amalgamation क्या होता है? Amalgamation होता है जब two companies, आपको हम दूसरे पेज से समझाते हैं. Amalgamation और demerger, जब कंपनी A है और ये कंपनी B है, ये दोनों कंपनी मिलके अगर C कंपनी बना रही हैं, इसके सारे प्रॉपर्टीज, एसेट्स, ये सब ट्रांसफर हो रहे हैं, ये दोनों कंपनी मिल रही है, मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म कर रही हैं, दिस विल बी एमलगमेशन. और उसके भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. कंडीशंस हम अभी पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि सारे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती है, सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज इनकी ट्रांसफर होगी. और शेयर होल्डर्स जो हैं, जो इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसके भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो भी हम बताएंगे, वो इस न्यूली फॉर्म एमलगमेटेड कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे. ये क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाती है एमलगमेटिंग कंपनी. एमलगमेटिंग कंपनी, ये दोनों कंपनी हमारी एमलगमेटिंग कंपनी है. ओके, एक्सक्यूज मी. एंड ये जो न्यू कंपनी हमारी फॉर्म हुई है वो क्या होगी? इट विल बी एमलगमेटेड कंपनी. ओके, तो एमलगमेशन क्या होता है कि जब टू कंपनीज मर्ज करके एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो एक साथ ट्रांसफर होती है, वो चीजें हम अभी बताएंगे. सिंपल है कि अगर दो कंपनीज मिलके नई कंपनी फॉर्म कर रही है तो वो एमलगमेशन कहलाती है. 1 मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. थोड़ी आई एम नॉट वेल बट ड्यूटी इज ड्यूटी, सो प्लीज सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अगर दो कंपनीज एमलगमेट हो रही हैं, तो न्यू कंपनी फॉर्म कर रही हैं, तो ए और बी जो कंपनी मिल रही है, एमलगमेट हो रही है, उसको कहेंगे एमलगमेटिंग कंपनी. और जो न्यू कंपनी हमारी सी है जो कि फॉर्म हो रही है, उसको कहेंगे एमलगमेटेड कंपनी. ओके, डीमर्जर क्या होता है? जैसे अगर ए है, ए की कोई यूनिट है, छोटी यूनिट, ये बड़ी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है, तो ए में से अगर हम बी को माइनस करेंगे, मतलब उसकी कोई एक यूनिट है या हो सकता है उसकी सब्सिडरी हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस करने के बाद ये बी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये डीमर्ज्ड कंपनी, ये डीमर्जर कहलाएगा. ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीमर्जर कहलाएगा. और ये क्या होगा? ये जो बी हमारा जो उसके बाद कंपनी जो फॉर्म हो रही है अलग से इंडिविजुअल, उसको हम कहेंगे रिजल्टिंग कंपनी, और ये है डीमर्जर. ओके, तो एमलगमेशन में ऐड होता है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है. डीमर्जर में उसमें से कोई एक कंपनी या कोई डिवीजन या कोई यूनिट उसकी वो जो को वो डिमर्ज करते हैं, मतलब निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो जो न्यू कंपनी फिर फॉर्म होती है उसको कहते हैं रिजल्टिंग कंपनी. ओके, तो एमलगमेशन, इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B में कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल करने पे हम कहते हैं कि दैट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग द प्रोसेस ऑफ एमलगमेशन. ओके, तो वो कंडीशंस, वो क्राइटेरिया क्या हैं? ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट. द फर्स्ट पॉइंट इज
कि all the properties of amalgamating company immediately before the amalgamation should become the property of amalgamated company by virtue of amalgamation. इसमें क्या होगा कि all the properties of amalgamating company क्या थी? A, जो A और B हम बता रहे हैं, A और B, ये amalgamating company immediately before the amalgamation should become the property of amalgamated company. यहाँ amalgamated company क्या है? C, जो भी मैंने आपको बताया. So A और B की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो amalgamation के ठीक पहले किसके पास चली जाएगी? amalgamated company, जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है C में. ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड कंडीशन है all liabilities. Now we are talking about the liabilities of amalgamating company. Amalgamating company हमारी क्या है? A और B. All the liabilities of amalgamating company immediately before the amalgamation should become the liabilities of amalgamated company. Amalgamated company मतलब C, जो हमारी न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है by the virtue of amalgamation. इसमें कह रहा है कि एमलगमेटिंग कंपनी मतलब ए एंड बी की जितनी भी सारी लाइबिलिटीज है इट विल बी इमीडिएटली बिफोर द एमलगमेशन के जस्ट पहले वो किसकी लाइबिलिटी बन जाएगी? न्यू कंपनी की. न्यू कंपनी मतलब एमलगमेटेड कंपनी मतलब सी, जो हमारी न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है बाय द वर्च्यू ऑफ एमलगमेशन. ओके, तो पहले तो कंडीशंस में क्या थे कि उसके सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज जो पुरानी कंपनी की है वो नई कंपनी की हो जाएगी जस्ट इमीडिएटली बिफोर द एमलगमेशन प्रोसेस. ओके, नाउ द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन इज शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 in value of shares in amalgamating company should become shareholders of amalgamated company by virtue of amalgamation. यहाँ क्या कह रहा है कि वो शेयर होल्डर्स जो होल्ड कर रहे हो एटलीस्ट 3/4 ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स? 3/4 ऑफ शेयर्स. 3/4 इन वैल्यू, यहाँ वैल्यू की बात कर रहा है. ओके, तो शेयर होल्डर्स जो एटलीस्ट कम से कम 3/4 the share holding at least 3/4 value of shares in amalgamating company मतलब A plus B, they will become the shareholders of amalgamated company by virtue of amalgamation. वो shareholders बन जाएंगे किसके? न्यू कंपनी मतलब amalgamated company मतलब C कंपनी के. ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि A कंपनी के अगर जैसे दोनों में हो रहा है कि अगर एक केस यहाँ पे दिया है कि अगर ए कंपनी और बी कंपनी, ये क्या है? ये एमलगमेटिंग कंपनी है. हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि ए कंपनी ही बी कंपनी के 20% शेयर्स अगर होल्ड कर रही है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में क्या होगा कि ये जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं 3/4 वैल्यू, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें देखना होगा इन वैल्यू कि कितनी वैल्यू बच रही है शेयर होल्डर्स के लिए. जो कंपनी एक दूसरे में अगर शेयर्स होल्ड करती है उनको कंसिडर हम नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 20% ए जो है बी में शेयर्स होल्ड कर रही है, कितने? 20%. तो हम यहां से 20% ये डिडक्ट कर देंगे. तो ये 100 - 20 ये हमारा हो जाएगा 80%. तो अब इस 80% का हम 3/4 निकालेंगे. 3/4 ऑफ 80% मतलब ये कितना आया? 60%. तो ये 60% अब हम कैसे देखेंगे? शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू ऑफ शेयर, तो 3/4 ऑफ 80% मतलब 60% जो शेयर्स होल्ड कर रहे होंगे वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे. ओके, सॉरी. नाउ द नेक्स्ट थिंग, डीमर्जर. डीमर्जर क्या होता है? According to section 2 subsection 19 AA, demerger in simple terms mean transfer by a demerged company of its one or more undertaking to the resulting company
under scheme of arrangement under section 391 to 394 of Companies Act 1956 in the following manner. डीमर्जर में क्या होता है? डीमर्जर में ट्रांसफर होता है. कैसे ट्रांसफर होता है वो मैंने अभी आपको बताया था. हाँ, तो ये भी वही है कि डीमर्जर सिंपल मीन ट्रांसफर बाय डीमर्ज्ड कंपनी. डीमर्ज्ड कंपनी क्या है? यहाँ पे डीमर्ज्ड कंपनी हमारी थी ए ऑफ इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग है, एक या उससे ज्यादा अंडरटेकिंग को टू द रिजल्टिंग कंपनी. रिजल्टिंग कंपनी जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है हमारी बी कंपनी. हम सेम नेम ही लेके चल रहे हैं, ए बी. ओके, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं डीमर्जर की. क्या कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पे देखते हैं कि जो कि फुलफिल करनी होती है. फर्स्ट है कि डीमर्ज्ड कंपनी अंडरटेकिंग. डीमर्ज्ड कंपनी मतलब ए undertaking will transfer all its properties and liabilities. और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेगा किसको? रिजल्टिंग कंपनी को. रिजल्टिंग कंपनी क्या यहाँ पे है? रिजल्टिंग कंपनी है हमारी बी. सारी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज जो है डीमर्ज्ड कंपनी वो ट्रांसफर करेगा किसको? रिजल्टिंग कंपनी को. ओके, सेकेंड पॉइंट, सच ट्रांसफर आर मेड एट बुक वैल्यू. इट्स इंपॉर्टेंट. किस वैल्यू पे ट्रांसफर होगी? वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगी. दैट विल अपीयर इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर. ओके, थर्ड है जो रिजल्टिंग कंपनी होगी. रिजल्टिंग कंपनी मतलब बी, वो क्या? शेयर्स इश्यू करेगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. शेयर्स इश्यू करेगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. किसको? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी. डीमर्ज्ड कंपनी मतलब ए. ओके, और फोर्थ है शेयर होल्डर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ शेयर्स बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी. इसमें भी सेम वही कह रहा है कि कम से कम 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स अगर होल्ड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स तो वो भी रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे. ओके, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि सबसे पहला है कि सारी प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगी रिजल्टिंग कंपनी में. और वो ट्रांसफर कौन से वैल्यू पे होगा? वो ट्रांसफर बुक वैल्यू पे होगा. और उस ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा? ट्रांसफर होने के बाद बदले में तो कुछ रिटर्न गिफ्ट तो देगी रिजल्टिंग कंपनी. क्या रिटर्न गिफ्ट देगी? वो शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस देगी. किसको देगी? डीमर्ज्ड कंपनी को. डीमर्ज्ड कंपनी कौन है? ए. ओके, और लेकिन जो शेयर्स और कई ऐसे जो शेयर्स शेयर होल्डर होंगे जो एटलीस्ट 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड करेंगे वो रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर्ड इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. गोइंग कंसर्न आपने अकाउंट में पढ़ा होगा कि बेसिक हमारा एजम्पशन होता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे यहाँ पे कि डीमर्ज होने के बाद वो कंपनी बंद नहीं हो रही है. हमने बताया था ना जैसे यहाँ पे कि ए कंपनी है, ए कंपनी की ही कोई छोटी यूनिट है बी, तो उसी को ही हम अलग कर दिए तो यहाँ पे बी कंपनी है, यहाँ पे ऐसे आ गई. ओके, तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि मतलब ये कंपनी को हम बंद करके नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस इसी यूनिट को हम ए से अलग करके हम यहाँ पे ले आए हैं. ओके, तो इट ट्रांसफर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस. मतलब ये कंपनी अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी, ये बंद नहीं हो रही है. इसका न्यू कंपनी कोई फॉर्म नहीं हो रही है, उसी कंपनी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन अलग करके. ओके, लास्ट पॉइंट इज the demerger is in accordance with the conditions if any notified under section 772A subsection 5. ये है कि डीमर्जर जो है इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या है जो कि 72A सबसेक्शन 5 में जो मेंशन की गई होगी उस कंडीशन के बेसिस पे है. ओके, तो ये आपका अमेलगमेशन और डीमर्जर था जो कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, बहुत छोटा था. एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड द क्वेश्चंस कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, कि हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो आपने टैक्स स्लैब रेट तो आपने सारी पढ़ी होगी, तो जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो आई विल नॉट गो थ्रू दैट अगेन, आई विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, तो पहला केस है कि टैक्सेबल इनकम, नहीं पहले आपको एक चीज बता दे कि इसमें 3 चीजें थी. एक इंडिविजुअल अप टू 60 इयर्स, फिर उसके बाद सीनियर
तीन स्लैब रेट थी। पहला था कि अप टू 60 इयर्स, दूसरा था सीनियर का जो 60 to 80 ईयर, और फिर था सुपर सीनियर मतलब अबव 80 ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो कौन है। सॉरी, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो पहली चीज ये है कि उसका स्टेटस क्या है, कि वो इंडिविजुअल है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के टाइम आप ये चीज ध्यान रखोगे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है। इंडिविजुअल में भी अगर रेसिडेंट है तो ROR है कि RNOR है, और कंपनी है, HUF है कि क्या है। जब ये आपको पता चल जाए तब तो आपको उस हिसाब से फिर आप कैटेगराइज करके आप रेट लगा दोगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में भी कई चीजें, रेजिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों में से कोई भी है तो उसमें से एज उसकी कितनी है। इंडिविजुअल केस में ये दूसरा क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है, एज, कि वो कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अप टू 60 ईयर या फिर सीनियर 60 to 80 ईयर या सुपर सीनियर अबव 80 ईयर्स। ओके, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सी केस ली है। फर्स्ट है टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए इंडिविजुअल, एक चीज आपकी क्लियर हो गई। ओके, आपको कहीं फर्म कंपनी कुछ ये सब की बात नहीं आ रही है, यहाँ सिंपल मिस्टर ए इंडिविजुअल लेके चल रहा है। तो आप ये समझिए कि अब हमें ये देखना है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है कि क्या है। 50 इयर्स, ये दूसरी चीज भी क्लियर हो गई। ये 50 इयर्स किस में आ गया, ये नॉर्मल वाली फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। ओके, is rupees taxable income of Mr. A is rupees 10,86,920. Determine the tax for assessment year 2016-17. ओके, तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए आपको पहले देखना होगा कि टैक्स 50 जा रहा है, 50 इयर्स है, ये इंडिविजुअल है, तो उनका टैक्स स्लैब रेट क्या था? इट विल बी अप टू 2.5 lakhs. It is nil. Then 2.5 lakhs से फिर हमारा जा रहा है, एक मिनट कहाँ गया ये, हाँ 2.5 lakhs से हमारा ये 5 lakhs जा रहा है। उस पे कितना था 10%। फिर 5 lakhs से हमारा 10 lakhs जा रहा है, उस पे कितना था 20%। फिर अबव 10 lakhs हमारा स्लैब रेट क्या था, अबव 10 lakh इट विल बी 30%। ओके, तो अब इसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेन कहाँ गया, कि यहाँ पे इनकम क्या है 10,86,920। तो सबसे पहले अप टू 2.5 lakh नील, तो ये हमारा जो 2.5 लाख है पहला, 2,50,000, इस पे हमारा हो जाएगा नील। उसके बाद कह रहा है 2.5 लाख टू 5 लाख तक पे 10% लगेगा, मतलब कितने पे हुआ, नेक्स्ट हमारा जो हुआ 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख, 2.5 लाख पे नील हो गया। फिर उसके बाद 2.5 से अप टू 5 लाख तक 10%, तो इसका मतलब 5 लाख पे ये 10% लगेगा। 10% कितना हुआ, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ये नहीं था। अप टू 2.5 लाख इट विल बी नील। तो फर्स्ट 2,50,000 इट विल बी नील। नेक्स्ट कह रहा है 2.5 लाख टू 5 लाख इट विल बी 10%। तो इसका मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख पे, सॉरी, इट विल बी 10%, मीन्स 25,000। उसके बाद अभी कितना बचा, ये 2.5 लाख हो गए, ये 2.5 लाख हो गए, 5 लाख, और इसमें अभी भी और है। उसके बाद कितना हो, 5 लाख टू 10 लाख इट विल बी 20%।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5 lakhs पे 20%, इट विल बी 1 lakh। ओके, ये हम कैसे निकाल रहे हैं, जो स्लैब रेट को बस आप फॉलो करना है। अप टू 2.5 लाख इट विल बी निल, तो ये 2.2 लाख पे निल हो गया। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, इट मीन्स नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10%, ये हमने 10% निकाल दिया। फिर उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख इट विल बी 20%, इट मीन्स कि नेक्स्ट 5 lakhs पे 20%, तो इट विल बी 1 lakh। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है अबव 10 लाख 30%, तो अबव 10 लाख कितना है, इट विल बी 86,920। इस पे हमारा 30% होगा 26,076 रुपीज। ओके, तो ये हमारा आ गया हमारा टैक्स स्लैब के हिसाब से टोटल 1,51,076। ओके, फिर उसके बाद ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वी विल ऐड सरचार्ज। सरचार्ज के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आपको वो चीजें याद है कि मतलब अगर ये जस्ट बिलो 1 crore है तो क्या होगा, सरचार्ज उस पे निल होगा। ओके, अगर उससे ज्यादा होगा तो सरचार्ज वो डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द एसएससी। ओके, तो ये फिर से हो गया 1,51,076। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आप वो फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि पूरा जो हम टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी चीजें दी हुई हैं। ओके, तो सरचार्ज के बाद क्या आता है, एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन सेस इट विल बी एट द रेट ऑफ 2%। 2% of what? 2% of tax. Tax is this. So it will be 3,022. Now what will add? Secondary higher education cess. It will be 1%. So we will add this. और ये कितना होगा, 1% of what? 1% of this. ये 2% of what? 2% of this. Okay? 1,512. So what will be your answer? It will be okay? तो आपका ये जो टैक्स आ गया, ये हो गया 1,55,600 टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस। ओके, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया फिर से हम बता देते हैं। टैक्सेबल इनकम है मिस्टर ए की 10,86,920 और उनका हमें टैक्स निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, क्या है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंडिविजुअल है, ये चीज क्लियर हो गया। इंडिविजुअल है तो उसमें हमें क्या देखना होगी, कौन से एज क्राइटेरिया में वो, कौन से तीनों कैटेगरी में से वो किस में फॉल करता है। अप टू 60 ईयर्स, 60 to 80 ईयर्स और अबव 80 ईयर, तो उसकी एज देखेंगे। एज क्या है, 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स है तो मतलब फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगी अप टू 60 ईयर्स वाली। अब तो अप टू 60 ईयर्स वाला टैक्स स्लैब रेट क्या है, up to 2.5 lakh it's nil, from 2.5 lakh to 5 lakh it's 10%, from 5 lakh to 10 lakh it's 20%, and above 10 lakh it is 30%. ओके, तो हम उस बेसिस पे, इसी स्लैब के बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 2.5 lakhs पे इट विल बी निल, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसके हिसाब से नेक्स्ट 2.5 lakhs पे 10%, दैट इज 25,000। नेक्स्ट 5 lakh पे वो क्या होगा, 20%, 1 lakh। उसके बाद अबव 10 lakh, अबव 10 lakh कितना है, 86,920, 86,920, इस पे 30%, ये हमारा आ गया टैक्स। फिर उसके बाद हमने सरचार्ज लगाया, सरचार्ज लेकिन अप टू 1 crore है टोटल इनकम, लेस देन 1 crore है तो हमारा सरचार्ज निल होगा। ओके, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एंड एजुकेशन सेस। तो ये 2% होता है, ये 1% होता है। ये 2% किसका होता है, ये जो हमारा सरचार्ज और इनकम टैक्स का जो सम होता है, मतलब ये इसका 2% और इसका 1%, तो ये हमारा एजुकेशन सेस हो गया, ये सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस हो गया। तो ये हमारा टोटल टैक्स आ गया, हमारा टैक्स लायबिलिटी जो हमारी आ गई
वो है 1,55,610 रुपीज। और इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट हमारा ये जो होता है कि जो मैंने बताया था ना सेक्शन 288 छोटी छोटी मगर मोटे सेक्शंस, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ना इसमें उसका कंसिडर करना आपको बहुत जरूरी है कि मतलब अगर 5 से कम आ रहा है तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट नंबर, और वो तो जो सेक्शन में हमने छोटे छोटे मतलब मोटे सेक्शंस बताए हैं उसको आपको कंसिडर करने चलना है कि यहाँ पे आप हमेशा राउंड ऑफ करके चलोगे। ओके, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम क्या नेक्स्ट जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो है सैलरी। बट अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो इट डजंट मीन कि आप फिर इस चैप्टर को भूल जाओगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपकी सारी बेसिक चीजें इसमें दी गई है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। आप क्वेश्चंस लगाइए एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, आप सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल ई स्मार्ट लर्निंग, और यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज ई स्मार्ट लर्निंग, एंड फॉर एनी क्वेरी you feel free to ask me. Either inbox me or you can post a comment. I'm always there to help you out. Okay, so keep watching and keep learning. E-Smart Learning. Thank you. Have a nice time.